जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक का जो सामान्य विज्ञान की क्विक बुक है उसको हम लोग समराइज़ करेंगे। और आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट थी कि सर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसके पहले साइंस का पार्ट शुरू किया जाए, तो ठीक है, मैं इसको पहले कंप्लीट करा दे रहा हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी कंप्लीट कराऊँगा लेकिन इसके बाद में। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का पार्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। आज इसमें पहला चैप्टर है भौतिक राशियाँ और मापन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें और थोड़ा समझने की भी चीज़ें हैं, इनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दरअसल किसी भी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वही होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, थोड़ा सा इनका इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वर्ड जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ना, तो वो टर्म्स इंग्लिश में ही रख दिए जाते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। तो अदिश राशियाँ स्केलर और सदिश राशियाँ वेक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं जो अदिश राशियाँ हैं उनके बारे में। दो बातों में ये भिन्न होती हैं। पहला ये होता है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जबकि सदिश राशियाँ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो आपके मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, उसके साथ साथ डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नाम में भी आपको लग रहा होगा, अदिश जिसमें दिशा नहीं, सदिश दिशा के साथ। ठीक है, तो दोनों में परिमाण है लेकिन सदिश में दिशा की आवश्यकता होगी। इनको पहचाना कैसे जा सकता है, तो अगर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो जोड़ का त्रिभुज नियम है। अब मैं यहाँ उस पर नहीं जाऊँगा, जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे 11-12 के चैप्टर्स में ये है, वहाँ वो समझ रहे होंगे कि सदिश राशियों का जो त्रिभुज का नियम है, जोड़ का त्रिभुज नियम, वो इसमें देखने वाली बात है कि क्या डिफरेंस है। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं वे जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। जो सदिश राशियाँ होती हैं वे जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पर डेफिनेशन को लेकर अगर स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है अदिश सदिश से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालने वाला, जो इसमें होता है उदाहरण। पूछा जाएगा कि दूरी अदिश है कि सदिश है, चाल सदिश है कि अदिश है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सब अदिश राशियां हैं, और वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। थोड़ा इनको और अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। जैसे आपसे सदिश राशियों के बारे में पूछा जाए तो सदिश राशियों को कैसे पहचानेंगे, तो समझिए कि परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता कैसे होगी। यहाँ सदिश राशियों के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, जैसे वेग। वेग कैसे मापेंगे आप? वेग होगा कि भाई आप जो है 1 सेकंड में 5 किलोमीटर चले गए, लेकिन जाएंगे तो किसी दिशा में जाएंगे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जाएंगे ना। तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर आप गए, तो दिशा के साथ में आपका परिमाण है। विस्थापन आपका हुआ है, तो विस्थापन पश्चिम में होगा, पूरब में होगा, दक्षिण होगा, आगे होगा, पीछे होगा, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर किसी दिशा के साथ। बल को देखिए, तो बल में न्यूटन उसका मात्रक होता है ना, तो 5 न्यूटन भार किधर होता है? नीचे की ओर, ग्रेविटी की वजह से होता है ना, तो उसका नीचे की ओर भार है ना बल। संवेग, संवेग दाईं तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, जितना उसका वजन होगा और हर सेकंड वो कितना उसमें संवेग है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दाईं तरफ बाईं तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इनको जब बताना होगा ना तो इनके साथ में दिशाएं जुड़ी होती हैं, तो सदिश राशियां हैं। तो ऐसे भी याद कर लें कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब किसके हैं? सदिश राशियों के। अब यहाँ इन्फो बॉक्स एक शेयर किया गया है उदाहरण का, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन यहाँ रहता है अदिश और सदिश में। ध्यान रखिए, जितनी अदिश में लिखी गई हैं
इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, और जितनी सदिश लिखी गई हैं इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है बताने के लिए, भले वो लिखी जाए ना लिखी जाए किस दिशा में है, लेकिन पड़ती है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, एक एक करके अदिश राशियों का पहले देख लेते हैं। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। सदिश राशियों में देख लेते हैं। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व। अब एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इतना समझाने के बाद भी अगर कन्फ्यूज़न बना रहे तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने एग्जाम्पल हैं किसी तरीके से शॉर्टकट बना के रट डालो। अगर अदिश सदिश से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, और वो गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप सतर्क हो गए होंगे और यहाँ से गलतियाँ नहीं करेंगे। अब एक और वर्गीकरण होता है, एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या होती हैं? दरअसल मूल राशियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब अपने आप में एक स्वतंत्र राशियाँ हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न होती हैं, ये कई मूल राशियों से बनती हैं। जैसे चाल को देखा जाए तो चाल ये होगा ना कि कितनी समय में कितनी दूरी तय करी, तो इसमें समय भी है दूरी भी है, यानी कि दो इसमें मूल राशियाँ आ गई ना, तो व्युत्पन्न राशियाँ वो हैं। तो अगर ऐसे तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, एक्चुअली व्युत्पन्न राशियों के मात्रक पूछे जाते हैं। तो मात्रक को लेकर इस किताब में अच्छे से आगे बताया गया है, लेकिन समझिए कि व्युत्पन्न जो राशियाँ हैं उनके मात्रक बनते कैसे हैं, तो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इससे पहले मेजरमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मापन की इकाइयाँ हैं उनको देख लेते हैं। बाकी व्युत्पन्न मात्रक जो हैं उनको हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से आप उसको निकाल पाएंगे, गलत नहीं करेंगे। तो मापन क्या है? किसी भी चीज़ को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। दो बातें किस बात की जानकारी होनी चाहिए? एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, कितना है, 100 200। और दूसरा उसकी यूनिट आपको पता हो कि वो लीटर में है कि मीटर में है कि किलो में है, यानी कि मात्रक। तो दो चीज़ें अगर आपके पास हों तो किसी भी भौतिक राशि का आप मापन कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण यहाँ बड़ा आसान दिया हुआ है कि अगर किसी पात्र में जो पानी है उसकी मात्रा को मापना है और हम इसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम हो गया उसका मात्रक या इकाई हो गया। और अगर आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयुक्त होगा, जैसे कि 5 है कितना, लीटर है। ठीक, तो इस तरीके से जान सकते हैं। मात्रक को थोड़ा समझते हैं, मात्रक क्या है? तो एक तो भौतिक राशि को मापने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड हैं, उनको इकाई या मात्रक कहा जाता है। स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक तो जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनको अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। ये यहाँ आपको मिल जाएंगे यहाँ से कि MKS पद्धति में क्या है, CGS पद्धति में क्या है, PS पद्धति में क्या है और SI पद्धति में क्या है। ठीक है, मूल मात्रक ये हैं। सबसे पहले SI वाला देख लीजिए। जो SI क्या है? दरअसल SI जो है ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। और जो पहले MKS चलती थी, ये यहाँ पर भौतिक राशियों में MKS, CGS, FPS, ये कुछ है नहीं। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड। दरअसल लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। तो इसी में जो MKS वाला है ना, इसी को SI में ले लिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में इसको सर्वमान्य घोषित कर दिया गया। अब इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है कि जो मूल मात्रक है वो कितने हैं, संपूरक मात्रक कितने हैं। तो मूल मात्रक हैं कितने, 7, संपूरक कितने हैं, 2। तो कुल याद कितने करने हैं, 9। तो SI पद्धति के जो मात्रक हैं ना, इनको समझिए कौन कौन से हैं। तो पहले देख लेते हैं जो मूल मात्रक हैं। तो लंबाई का क्या होगा, लंबाई का होगा मीटर। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा एम्पियर। ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। और इनके यहाँ पर प्रतीक भी दिए गए हैं, तो इनको भी आप अगर एक बार देखेंगे तो समझ पाएंगे।
तो ये मेन आपका मतलब इससे है कि उसका एसआई मात्रक क्या है। और दो जो संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम है, तो एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण, यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में। तो जो समतल कोण है उसका रेडियन होगा और जो ठोस कोण है उसका स्टेरेडियन होगा। तो ये तो रहा हमारा मात्रक का। अब जरा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक देखने के लिए ना हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जो फार्मूले हैं हमारे मैथमेटिक्स में। जैसे आपसे कहा जाए क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो क्षेत्रफल में आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर दिया जाता है। गणित का सर्वमान्य नियम है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब बताइए, लंबाई नापेंगे किसी मेज की तो लंबाई किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे ना। चौड़ाई किसी भी जगह कमरे की अगर आपको लंबाई लेना है तो मीटर में मापेंगे, चौड़ाई मापना है तो मीटर में मापेंगे ना। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ समझाया गया है कि लंबाई का मात्रक जो है और चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर का गुणा कर दिया गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन में क्या होता है? जैसे आपका किसी चीज़ का कमरे का आयतन पूछा जाए तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, तीनों का गुणा होगा। तो सब चीज़ें मीटर में ही मापी जाएंगी। तो मीटर कितने हो गए? मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, 3 बार मीटर का गुणा कर दिया तो क्यूब हो गया ना। तो मीटर क्यूब हो गया आयतन का व्युत्पन्न मात्रक। अब आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक बताइए। तो घनत्व जो होता है ना, घनत्व का मतलब है किसी आयतन क्षेत्र में कितना द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। यही आपका फॉर्मूला है घनत्व का। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? अभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। और आयतन, आयतन तो हमने देखा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो मीटर क्यूब तो आयतन वाला हो गया और द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। तो ये वाला आपका किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो मीटर पर किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब ऐसे बोलते हैं, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ऐसे भी बोलते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, हिंदी में अगर बोले तो। ठीक है। तो क्यूब को घन भी बोल सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर भी बोल सकते हैं। और फार्मूला अगर आपको याद है कि घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, तो आपको ये भी ऐसे पता चल जाएगा। और आयतन का फार्मूला आपने सेकंड नंबर पे देख ही लिया है। तो द्रव्यमान के ऊपर किलोग्राम रखिए, आयतन का रखिए मीटर क्यूब, कभी आप गलत करेंगे ही नहीं। अगर उसमें आएगा कि किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तो तुरंत गलत काट देंगे, वो आपका आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो मीटर क्यूब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। वेग देखिए, वेग कैसे निकालेंगे? वेग का मतलब होता है कि किसी सेकंड में कितना विस्थापित हो गया ना, यहाँ से कितनी दूर चले गए वेग। तो वेग का मात्रक कैसे आएगा? वेग विस्थापन कैसे ना मापोगे कि मतलब कितना मीटर चले गए ना। और समय की इकाई ले लो तो समय का क्या है? सेकंड है। तो एक सेकंड में कितने मीटर चले गए? तो मीटर प्रति सेकंड, यही तो होता है। तो देखो वेग का मात्रक निकल आया मीटर प्रति सेकंड। तो फार्मूले से ही आपका निकल आया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। अब त्वरण देखते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण में क्या है? त्वरण का मतलब एक्सीलेटर में कितना, मतलब तुमने जब बाइक चलाई तो कितना एक्सीलेटर यूज़ किया ना, किसी समय में पर्टिकुलर सेकंड में कितना तुम्हारा वेग बदल गया। तो वेग का अभी पहले पढ़े हो ना, वेग का पढ़े तो क्या, वेग का क्या आया? मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड ले लो ऊपर, और नीचे हर सेकंड में। तो यानी कि मीटर, अब देखो मीटर प्रति सेकंड जो है ना वो मीटर बटे सेकंड है, ये ध्यान रखने वाली बात। यानी कि दोनों सेकंड आ जाएंगे नीचे, और दोनों सेकंड जब नीचे आ जाएंगे तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा, त्वरण का दे देगा मीटर पर सेकंड विकल्प में। आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि त्वरण में वेग परिवर्तन बटे समय है, और वेग का आपने पहले ही पढ़ रखा है कि मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसको किस समय अंतराल में परिवर्तन हुआ है ये भी लेना है, तो 2 सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का। इसके बाद आते हैं संवेग का। आप ये ना समझिए कि इसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक्चुअली यहीं से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें इनको, ये जो डेराइव करना है इनका फॉर्मूला, ये बहुत ज़रूरी है। इनको अगर हम नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से स्किप कर देंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। संवेग देखते हैं। संवेग का कितना उसका वजन है उस पर, और कितने वेग से उसमें संवेग हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है।
तो अब इसमें भाई किलोग्राम में आप उसका द्रव्यमान लोगे। संवेग का फार्मूला है द्रव्यमान गुणे वेग, ये फार्मूला आपको पता है। तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, वेग का आपको पहले ही पता है कि मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका किसका हो गया? संवेग का हो गया। तो अगर ये वाला ना भी याद हो पाए तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे आप कभी जब ऑप्शन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। बल, बल का देखिए, बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण का फार्मूला याद हो गया कि नहीं? त्वरण का फार्मूला अभी ऊपर देख लीजिए, अभी अभी देखा था, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बार बार उसको डिराइव नहीं करना है। और द्रव्यमान का क्या था? तो द्रव्यमान का था इसमें किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको न्यूटन में भी लिखते हैं, बराबर न्यूटन भी होता है, तो चाहे न्यूटन लिखा जाए चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाए, दोनों इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो न्यूटन ही लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए कार्य का मापन कैसे करेंगे? तो कार्य का मापन होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल का निकाल लिया ना, तो बल को खाली न्यूटन लिख सकते हो कि नहीं? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख के खाली न्यूटन लिख दो। तो अब विस्थापन किस में करोगे? मीटर में, तो यानी कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्या हो गया? न्यूटन मीटर। तो कार्य का क्या हो गया? न्यूटन मीटर। और इसी को कहते हैं बराबर जूल, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, एक शब्द में आपका डेराइव हो गया। और जूल, ध्यान रखने वाली बात है कि ऊर्जा का मात्रक भी जो है वो जूल है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्यूटन मीटर आपके विकल्प में आए, जूल आपके विकल्प में आए, कार्य आपका सही होगा मात्रक। तो एक अच्छी किताब है, अच्छे से समझाया भी है, हम लोग समझने की कोशिश भी अच्छे से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मात्रक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शक्ति या सामर्थ्य का देखते हैं। तो शक्ति कैसे पता चलती है? किसी जो समय लगा है उसमें कितना काम हुआ है। ठीक, यानी कि काम का मात्रक आपने देखा क्या आया? काम का मात्रक न्यूटन मीटर आया। न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। तो चाहे जूल बोलो चाहे न्यूटन मीटर बोलो, चलो हमने एक वर्ड वाला पकड़ लिया जूल। और लगा समय, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, तो जूल प्रति सेकंड, है ना। और जूल प्रति सेकंड को एक शब्द दे देते हैं वाट। कितना आसानी से, देखिए जो आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं कि इसका मात्रक ये भी है, इसका मात्रक ये भी है, तो तीन आपको नए मिले ना, इनके दो दो नाम है देख लीजिए। एक आपको मिला न्यूटन बल में, कार्य में मिला आपका जूल, साथ ही साथ ऊर्जा का भी है, शक्ति या सामर्थ्य में मिला आपको वाट। अब इनके दूसरे नाम क्या हैं जो मैथमेटिकली फार्मूला है डिराइव्ड? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया न्यूटन, न्यूटन मीटर हो गया जूल, और जूल प्रति सेकंड हो गया वाट। अब क्या गलत करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ये याद रहा ना तो कभी गलत नहीं करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर में भी वही है। प्रेशर में क्या है कि किसी क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया, तभी तो प्रेशर लगेगा ना, किसी एरिया पर कितना बल यूज़ किया गया है। तो बल को किस में मापते हैं? एक शब्द में, न्यूटन। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 बार मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए दाब का न्यूटन मीटर लगाएंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर लगाएंगे? यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि पर एरिया पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो होता है। तो न्यूटन मीटर खाली नहीं करिएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे। और इसको एक शब्द नाम दिया गया है पास्कल। तो हमने इसको खूब आपके साथ टाइम दिया, खूब अच्छे से आपको डिस्कस किया, और अब यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। पावर ऑफ 10, 10 की घात, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अक्सर कर हम इसको मिस कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। इसका जो क्रम है ना वो देखने की बात है। देखिए शुरू से इसमें घात एक माइनस में चलती है, एक प्लस में चलती है। जब हम छोटे में जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, जब हम बड़े में जाएंगे तो घात जो है वो प्लस में चलेगी। घात देखिए एक सीरियल से है, इसको जो लोअर प्रीफिक्स है और हायर प्रीफिक्स के नाम से दिया गया है। देखिए अगर आप छोटे की तरफ बढ़ते जाएं, सबसे छोटा तो ये वाला हिस्सा है, और सबसे बड़ा अगर हिस्सा देखें तो ये वाला है। देखो यानी कि सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें? 10⁻⁻18। और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 10⁻18। 10 की घात 18 सबसे बड़ा हुआ, और 10 की घात -18 जो है सबसे छोटा हुआ। दरअसल जो ये माइनस लिखा होता है ना,
इसको आप समझिए कि ये 1/10 है। ठीक है, इसी को जब ये भिन्न से हटा दिया जाता है तो ये माइनस में आ जाता है। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, यानी कि इसका जो है बढ़ते क्रम में ऐसा है। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्रम लगाइए। अब देखिए, -1 से शुरू करिए, यहाँ बीच से ये वाला हिस्सा जो मीटर ग्राम है वो आपका हो गया 1, 10⁻0 उसकी वैल्यू होगी 1। तो जब माइनस में बढ़ेंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और आटो या एटो। इसमें याद रखिए नैनो वाला, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा बीच में। नैनो होता है 10⁻⁹ नैनो -9। अब नैनो इकाई बड़ी छोटी होती है ना, तो आपको याद रहेगा ना कि ये माइनस वाला पार्ट है। पिको, पिको उससे छोटा है 10⁻⁻12। अब आपसे कोई ऐसे पूछे कि 10 की घात -9 बड़ा है कि 10 की घात -12, अगर माइनस लगा है ना, तो आप एक चीज़, अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी हो, संख्या रेखा पढ़ी हो, यहाँ 0 होता है, इधर +1, इधर +2, ये संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी, +3, +4, इधर -1, -2। अब आपसे कोई कहे कि -2 बड़ा है कि -1, तो ध्यान दीजिए जो इधर बढ़ेगा वो बड़ा होगा, यानी कि -2 से बड़ा तो -1 होना। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास -2 यानी कि आपके पास 2 रुपये का कर्ज है, इसके पास 1 रुपये का कर्ज है, तो आपसे तो अमीर ही हुआ ना ये वाला। ठीक है, तो ऋण का मतलब ही है कर्ज, तो ऐसे समझ लीजिए। और जिसके पास प्लस है वो भैया देने की हिम्मत रखता है, उसको ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस में है ऑलरेडी। तो माइनस वाला आपको जितना माइनस में बड़ा दिखेगा ना वो उतना ही छोटा होगा, जिसके ऊपर ऋण ज़्यादा है ना वो छोटा होगा। तो सब में ऋण लगा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इतना समझाना था, बाकी आप सभी को पता है कि कैसे याद करना है। फिर जब इधर बढ़ते जाएंगे तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इसमें ज़्यादातर याद पूछा जाता है मेगा। तो मेगा होता है 10⁶, गीगा होता है 10⁹, टेरा होता है 10⁻12, पेटा होता है 10⁻15, एक्सा होता है 10⁻18। और इनका ये पूछा भी जाता है क्रम लगाने के लिए, तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, रट जालिए पहाड़े की तरह, क्योंकि मात्रक वाला पार्ट है, थोड़ा कंटेंट बेस्ड है, अक्सर कर पूछा जाता है, गलत बहुत होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ हमने आपको 4 पद्धतियाँ थोड़ा सा बताई, MKS, CGS, FPS, SI। MKS क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS क्या है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS क्या है? तो फुट पाउंड सेकंड। और SI क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमने आपको बताया ही, और इनको यहाँ पर अच्छे से बता भी दिया। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण मात्रक इकाई हैं उसको देख लेते हैं, जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे है फुट, तो अब ये सब आपको याद करने वाला पूरा मैटर है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की नहीं, जहाँ समझाने का था वो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेरा काम है कि आपको रिवाइज़ कराना, तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर इसको। तो फुट क्या है? तो फुट में FPS, तो इसमें लंबाई की दूरी की मात्रा क्या होगा? फुट होगा। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। और मीटर को तो भाई 100 से भाग दे दीजिए, तो आपका उसी में निकल आएगा। ठीक है, इंच देखिए, तो इंच क्या है? लंबाई दूरी का मात्रक। इसमें अलग अलग जो शब्द दिए गए हैं वो बता रहे हैं कि किसके किसके मात्रक हैं। अब इंच को सेंटीमीटर में बदल दिया आपकी आसानी के लिए, तो 2.54 सेंटीमीटर जो है 1 इंच के बराबर होता है। अगर ऐसे भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे एक दो कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि दरअसल एक ही स्केल पे होते हैं, बचपन से आपके सामने होती है, तो आयोग भी सोचता है कि जरूर पूछ लेते हैं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या पता कब कहाँ से मूड आ जाए, पूछ लें। माइक्रोन क्या होता है? तो माइक्रोन जो होता है ना, वो एक जो माइक्रोन होता है उसकी लंबाई होती है 10⁻⁻6 मीटर। ये देखिए आपको यहाँ मिलेगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, देखिए आपको कहाँ मिलेगा 10⁻⁻6, ये माइक्रो आपको मिल गया 10⁻⁻, ये। अब बताइए माइक्रोमीटर बड़ा होगा कि नैनोमीटर बड़ा होगा? चलिए बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज ना होइए, माइक्रो जो है वो बड़ा होगा, नैनो छोटा हो जाएगा, ऋण उसके ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम में बहुत छोटी दूरी का, देखिए इसने लिख दिया ना, अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। जो तरंगदैर्घ्य होता है वेवलेंथ, उसको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ए के ऊपर छोटा सा एंगल बना होता है, और इसकी जो लंबाई होती है 10⁻⁻10 होती है, 10 का ऋण होता है। अब ये माइक्रोन से भी छोटा हो गया। ठीक है,
नैनो से भी छोटा हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये वाला भी देख लीजिए वहाँ पे चल के, एंगस्ट्रॉम को दिख जाएगा तो याद रहेगा। इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, -10 वाला तो आपका हो गया एंगस्ट्रॉम। अगली यूनिट देख लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो खगोलीय इकाई है, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, यानी कि जो पृथ्वी का बिल्कुल सेंटर है और जो सूर्य का बिल्कुल सेंटर है, दोनों के बीच से अगर दूरी ले ली जाए तो जो औसत दूरी है वही क्या है आपकी खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, ये क्या होती है खगोलीय दूरी? तो दरअसल जो ज़्यादातर लंबी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए इकाई, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो दूरी मापने की इकाइयाँ हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी है। यानी कि जो मात्रक है मील पर सेकंड, 1,86,000 मील एक सेकंड में इस वेग से तय करने वाली दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर है। इसको थोड़ा सा डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। पारसेक जो है ये भी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। एक पारसेक का जो मान होता है अगर मीटर में देखा जाए तो 3 × 10⁻16 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, ये पावर वाला घात वाला कोई आपको दिक्कत तो नहीं होती है? मतलब उतने जीरो लगा दीजिए भाई, उसमें उतनी बड़ी संख्या है तो उसको छोटा कर दिया गया है। अब देखिए, तो पारसेक वो दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई एक सेकंड का कोण बनाती है। ठीक, ये पारसेक की डेफिनेशन है। बैरल क्या है? तो बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। बैरल, इसका आयतन जो होता है लगभग कितना होता है? 159 लीटर। तो कहते हैं कितने बैरल तेल मंगाया गया। कच्चा तेल मापने में लगता है बैरल का उपयोग किया जाता है। कितने बैरल तेल मंगाए गए तो बैरल में मापा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि एक बैरल जो होता है 159 लीटर का होता है। मोल क्या है? तो मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अणु या पदार्थ या आयन की संख्या, यानी कि जो अणुओं की संख्या है वो कार्बन C12 के इतने ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, एक मोल कहलाती है। दरअसल इसकी जो मेन बात है ना, जो ये संख्या होती है, चूँकि C12 के जो इतने 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या है इतनी होती है, और मोल पदार्थ की मात्रा है कि उसके अवयवी तत्वों की संख्या इतनी होती है। तो एक दरअसल होती है एवोग्राडो नियतांक या एवोग्राडो संख्या। ये क्या होती है? तो दरअसल यही जो मोल है ना, ये मोल की जो अवयवों के तत्वों की संख्या है वही है एवोग्राडो नियतांक या एवोग्राडो संख्या। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किससे संबंधित है। ठीक, तो पदार्थ की मात्रा मोल से संबंधित है। डॉब्सन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो डॉब्सन जो होता है, जो ऊपर वायुमंडल में परत दर परत जाते हैं ऊपर ना, तो उस परत की मोटाई मापने के लिए कि जो आपके क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है, आयन मंडल की कितनी है, या इस तरीके से जो गैस की मात्रा मापने की इकाई जो है, जैसे ओजोन की मात्रा जो है वो किस में व्यक्त की जाती है? डॉब्सन में। तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक जो है प्रवाह मापने की इकाई है या क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। कहते हैं इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक जो होता है नदी के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। तो प्रवाह मापने की इकाई है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। बार क्या है? ये दबाव प्रेशर मापने का है। जैसे एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल या 100 किलो पास्कल। तो दरअसल जो वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर लगभग इसको रखा गया है। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल या 100 किलो पास्कल। जूल क्या है? तो जूल अभी मैंने डिस्कस ही किया था कि कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक है क्या? जूल। थर्म क्या है? तो थर्म जो है ऊष्मा का मात्रक है। ठीक, ये 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। कूलाम क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त यानी विद्युत प्रतिरोध है। वॉट क्या है? तो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। शक्ति का या सामर्थ्य का एसआई मात्रक है, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। मेगावाट, तो विद्युत केंद्र में जितनी बिजली का प्रोडक्शन होता है उसको मापने की इकाई है मेगावाट। और ये मेगावाट कितना होता है? तो मेगा 10⁶ होता है, ये आप जानते हैं। तो 10⁶ वाट के बराबर मेगावाट होता है। तो आप देखते होंगे अक्सर कर मेगावाट लिखा रहता है, इतने मेगावाट बिजली की उत्पत्ति,
जैसे आप कोई बहुउद्देशीय परियोजना अगर लगती है तो इतने मेगावाट बिजली की क्षमता वहाँ पर है। हार्स पावर क्या है? तो हार्स पावर जो है अश्व शक्ति, यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्र मोटर की शक्ति जो है हार्स पावर में व्यक्त की जाती है। लगभग 746 वाट के बराबर एक हार्स पावर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। किलोवाट घंटा क्या है? तो किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है उसका मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। तो किलोवाट में कितनी बिजली वगैरह खर्च हुई प्रति घंटा, ये भी पूछा जा सकता है। मैक क्या है? मैक जो है जब आपकी मिसाइल लॉन्च होती है, रॉकेट वगैरह, तो उसकी स्पीड बताई जाती है आपको। इसी से पता चलता है कि सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक है। तो देखिए कैसे जानते हैं कि जो बहुत तेज तीव्र चाल है उसको मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो कहते हैं ना सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस तरीके से। तो तीव्रगामी वायुयान लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त करते हैं। तो ये है मैक। ये मैक जो इसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दरअसल ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोनार प्रणाली कहाँ उपयोग होती है? पनडुब्बियों में। तो आप वैसे भी याद कर पाएंगे कि समुद्र के भीतर इसका उपयोग होता है। ये नॉट क्या है? तो नॉट ये है KNOT, नॉट। इसमें क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। इसको समुद्री मील प्रति घंटा जो चाल होती है उसको जो है नॉट कहा जाता है। कितने नॉट की स्पीड से समुद्री जहाज चलते हैं। एक शब्द आता है राडार। तो राडार क्या होता है? राडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर इसका प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल क्या है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। द्रव्यमान के कुछ मात्रक यहाँ दिए गए हैं, 1 औंस, 1 पाउंड, 1 किलोग्राम, 1 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन। तो ये एक तरीके का आपका पूरा स्केल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस के जरिए इसको आप याद करिए, क्योंकि इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं पढ़ता चलता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चंद्रमास, सौरमास, लीप ईयर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर कर आपको ये काम आएंगे। अब कुछ मापक यंत्र हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक बैरोमीटर है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। इसमें कोई अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। जो पारे का है उसका प्रयोग अधिक प्रचलित है। मापक यंत्र देखते हैं, इनका अनुप्रयोग, किस मापक यंत्र का क्या प्रयोग है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में। ओडोमीटर क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो आपकी लगा रहता है गाड़ी पे। अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने में। ऑक्सेनोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने में। लक्स मीटर, प्रकाश तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर, दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में। हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर, यहाँ देखिएगा हाइड्रो है, एक हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। आमीटर, विद्युत धारा नापने में। एनीमोमीटर, वायु गति मापने में। विंडवेन, वायु की दिशा ज्ञात करने में। वोल्टमीटर, विभवांतर मापने में। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मामीटर, ताप मापने में। पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में, इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में इसका उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। कैरेट मीटर जो है स्वर्ण की शुद्धता, यानी कि कितने कैरेट का है, तो स्वर्ण की शुद्धता मापने में। स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने में, डॉक्टर लगाए रहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, जो आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, रक्तचाप मापने में। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई से मापी जाती है। टैकोमीटर जो होता है वो वैद्युतिक मोटर या घूर्णीय गति, वाहन की घूर्णीय गति मापने का ये यंत्र है, टैकोमीटर। इसके बाद है पायर हेलियोमीटर, तो सौर विकिरण, जो आपका सोलर रेडिएशन है, उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है पायर हेलियोमीटर। फोनोमीटर है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, तो फोनेटिक्स थोड़ा आपको फोनोमीटर याद रख सकते हैं ध्वनि से। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ है सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। कार्डियोग्राम, हृदय गति मापन हेतु। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। और बोलोमीटर है एक तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकरणीय विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दरअसल ये पूरा जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट कम है, डेटा ज़्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने एक तरफ से इसमें कहीं कहीं पढ़ा है,
लेकिन ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते थे, कुछ ज़्यादा इसमें भूल नहीं सकते। जहाँ समझाने की बात थी मैंने आपको समझाया, जो याद कराने की बात थी मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ कॉन्सेप्चुअल होगा उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपके साथ में इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जीएस ऑनलाइन का जो ग्रुप है वो और बड़े लोगों तक फैल सके और हम लोग इस क्लास को और आगे ले जा सकें। तो मिलते हैं अपने अगला जो चैप्टर है उसके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।